हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 51 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 एक्सरसाइज का, टीएस गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमें डिविडेंड से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को क्लियर करेगा। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। आपको इस क्वेश्चन में डिविडेंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्लियर होगा, जो आपको आगे के क्वेश्चन में भी जो है वो यूज होगा। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए या फॉरवर्ड मत कीजिए, पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से समझिए ताकि आपको जो डिविडेंड का पॉइंट है इस क्वेश्चन में वो अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हम रीड करते हैं हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है। हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को। उसके बाद आपको क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर्स गिवन है। पर्टिकुलर्स में देखिए आपको गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सरप्लस गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, नॉन करंट लायबिलिटीज गिवन है। नॉन करंट लायबिलिटीज में जो है वो आपको डिबेंचर्स जो है वो दिए गए हैं जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। इट मीन्स आपको इस 8% को भी जो है वो क्वेश्चन में एडजस्ट करना है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपको गिवन है 8% बैंक लोन। इसके आगे भी 8% का प्रीफिक्स है। इट मीन्स आपको बैंक लोन के ऊपर भी जो है वो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको गिवन है ट्रेड पेएबल्स और गिवन है लास्ट में ट्रेड रिसीवेबल्स एंड स्टॉक। चलिए अब हम वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, ड्यूरिंग ईयर एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर। हमने 1 अक्टूबर को नए डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं एंड बैंक लोन वॉज रीपेड ऑन द सेम डेट। और हमने उसी डेट को, इट मीन्स 1 अक्टूबर को जो है वो बैंक लोन रीपे कर दिया है। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट आपको गिवन है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट अ रेट ऑफ 8% वॉज पेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। हमने इक्विटी शेयर्स के ऊपर 8% रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो हमने ओपनिंग बैलेंस के ऊपर पे करना है। इनकम टैक्स ऑफ ₹112500 हैज बीन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। अंडरलाइन कर लीजिए प्रोवाइडेड वर्ड को। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर्स हमने रिडीम कर दिए हैं एट पार एट द एंड ऑफ द ईयर। हमने प्रेफरेंस शेयर्स को एट द एंड जो है वो रिडीम कर दिया है। अब आपको इन सारी इंफॉर्मेशन से जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वो फाइंड आउट करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट करते हैं और मैं साथ साथ आपको क्लियर करती जाऊंगी कि हमने किस पॉइंट को कहाँ कहाँ पर जो है वो एडजस्ट करना है। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे हमारे वर्किंग नोट्स, उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे हमारे फेयर नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे हमारे वर्किंग नोट्स में हम कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को। अब ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ पार्ट 5 में कि हम इसे जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास कौन से 3 पॉइंट्स हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए। अब तक आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आपको अब क्वेश्चन में गिवन है सरप्लस, तो इट मीन्स हमने यहाँ पर अपना थर्ड पॉइंट जो है, जो मैंने आपको पार्ट 5 में समझाया है, हमने उसे यूज करके जो है वो इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें हम लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फिर हम जो है वो माइनस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग ईयर में 375,000
उसके बाद देखिए जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपको नेगेटिव का गिवन है 3,50,000, ऑलरेडी नेगेटिव का है और हमने इसे जो है वो माइनस ही करना है। अगर मैं आपको इस तरह से लिख के दिखाऊं 375,000, हमने इसमें से माइनस करना है 3,50,000 जो ऑलरेडी नेगेटिव में है, ठीक है, जो ऑलरेडी नेगेटिव में है। तो अगर हम इसे मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई करें तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। इट मीन्स 375,000 प्लस 3,50,000, ये बन जाएगा 725,000। ये इस तरह से जो है वो सॉल्व होगा। ऑलरेडी हमने इसे माइनस करना है और ऑलरेडी ये नेगेटिव का ही है, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 725,000, जैसा मैंने ये पॉइंट सॉल्व किया है। सो माइनस वाला जब लॉस आता है जब आपके क्वेश्चन में, तो आप उसे ध्यान से जो है वो सॉल्व करें। उसके बाद हम जो है वो कुछ आइटम्स यहाँ से प्लस करते हैं और कुछ आइटम्स जो है वो हम माइनस करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमने प्लस करना है। अब आप देख सकते हैं आपको पर्टिकुलर्स में जो है वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के जो है वो बैलेंसेस गिवन है, प्लस आपको जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी टैक्स से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी पार्ट 9 में जो है वो विद एग्जांपल समझा चुकी हूँ। अगर आपको अभी क्लियर नहीं है कि हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, बैलेंसेस किस साइड आते हैं, हम बैलेंसिंग फिगर क्या डालते हैं, तो आप पार्ट 9 जो है वो जरूर चेक करें। मैंने विद एग्जाम्पल जो है वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है आपको क्वेश्चन में 50,000। उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन, कैरिड डाउन आपको जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। बैलेंसेस लिखने के बाद दो आइटम्स और हैं जो हम इस अकाउंट में डालते हैं। सबसे पहली होती है टू बैंक पेड और उसके बाद होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए आपको दिया गया है इनकम टैक्स ऑफ 112500 हैज बीन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, हमने प्रोवाइड करवाया है 112500। मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 9 में समझाया है। अगर आपको प्रोवाइडेड वर्ड मेंशन हो क्वेश्चन में तो इट मीन्स ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस मेड की अमाउंट जो है वो दी गई है। इट मीन्स जो हमने नई प्रोविजन जो है वो क्रिएट करी है वो हमें गिवन है 112500। अगर आपको प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा गया है तो हम इसे अकाउंट में फिल कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड में 112500। अब एक ही अमाउंट बच गई है यहाँ पर डालने वाली, टू बैंक पेड। इसे जो है वो हम एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो बनेगा 162500। उसमें से अगर हम 1 लाख माइनस कर दें तो यहाँ पर जो है वो आपका बैलेंस बचेगा 62500 और हमारा जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ आप लिख दें साथ में बैलेंसिंग फिगर। अब जो हमने ये लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड, ये प्लस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करेंगे। और जो ये टू बैंक पेड है हम इसे माइनस करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से, लास्ट में माइनस टैक्स पेड। तो अब चलिए हम अपना वर्किंग नोट कंप्लीट करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ये हमें पता चला है 112500। यहाँ पर आप लिख दें वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर जो है वो आप जरूर मेंशन करें कि आपने कौन सी अमाउंट कहाँ से कैलकुलेट करी है। उसके बाद देखिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही गिवन है कि हमने इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो है वो डिविडेंड पे करना है 8% का, और वो भी ओपनिंग बैलेंस के ऊपर।
आपको सेकेंड एडजस्टमेंट में गिवन है कि हमने इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करना है 8% का, और वो भी ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। अब आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि हमने डिविडेंड ओपनिंग के ऊपर लगाना है, तो हम जो है वो डिविडेंड यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ही जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस आप देख सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल का आपको गिवन है 1125,000, इसके ऊपर हम लगा देंगे 8% ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, ठीक है। और ये हमेशा पूरे साल का ही जो है वो कैलकुलेट होगा। मैंने यहाँ पर लिख लिया है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, ओपनिंग बैलेंस था 1125,000 और उसके ऊपर जो है वो हमने 8% कैलकुलेट कर लिया है। डिविडेंड जो आया है 90,000 का। अगर आपको याद हो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो 5 और 6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, मैंने आपको वहां पर समझाया था कि जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में डिविडेंड लिखते हैं, तो वो जो डिविडेंड होता है वो हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड होता है, ठीक है। जो डिविडेंड हम प्रपोज करते हैं प्रीवियस ईयर में, हम उसे जो है वो यहाँ पर लिखते हैं अपने फर्स्ट वर्किंग नोट में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में। अब आपको जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, हमने कितना पे करना है, बट हम यहाँ पर लिखते हैं हमने जितना प्रपोज किया होता है। तो आपको प्रपोज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी कि हमने कितना प्रपोज किया है, बट आपको पेड बताया गया था कितना हमने पे करना है। तो इट मीन्स हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमें प्रपोज डिविडेंड गिवन नहीं है तो जितना हमने पे किया है उतना ही जो है वो हमने प्रपोज किया होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स जो प्रपोज है वो आया है 90,000। अब हमने डिविडेंड इक्विटी शेयर्स के ऊपर दे दिया है, तो हमें प्रेफरेंस के ऊपर भी जो है वो देना ही पड़ेगा। प्रेफरेंस के आगे भी दे चेक कीजिए, आपको जो है वो प्रीफिक्स गिवन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर 5% का, तो उसके ऊपर भी जो है डिविडेंड होता है, हम उसे भी यहीं पर एडजस्ट करेंगे। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस कैपिटल, हम जो भी डिविडेंड पे करते हैं हमारी किसी भी कैपिटल के ऊपर, चाहे वो डिविडेंड हो या चाहे वो प्रेफरेंस हो, हमने उन सभी को जो है वो अपने इस फर्स्ट वर्किंग नोट में जो है वो सॉल्व करना होता है। जो प्रेफरेंस कैपिटल के ऊपर भी जो डिविडेंड जाता है हम उसे भी जो है वो पहले प्रपोज करते हैं और उसके बाद जो है वो पे होता है। इट मीन्स पहले 1 साल उसे भी प्रपोज करना पड़ता है और तभी हम उसे नेक्स्ट ईयर जो है वो पे कर सकते हैं। तो हमें डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर भी जो है वो पे करना पड़ेगा। इसका भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको अभी इस वर्किंग नोट के बाद जो है वो क्लियर करूंगी, तो आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अब देखिए आपको लास्ट एडजस्टमेंट में लिखा गया है कि हमने जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमने उन्हें रिडीम करा है एट द एंड ऑफ द ईयर, हमने इन्हें रिडीम करा है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अब हम इनके ऊपर जो डिविडेंड है वो किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। इक्विटी का तो हमें बताया गया था कि हमने ओपनिंग के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो हमने ओपनिंग के ऊपर कैलकुलेट कर लिया। अब प्रेफरेंस शेयर्स का हम किन के ऊपर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको याद हो पार्ट 39 और पार्ट 40 जिसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का टॉपिक एक्सप्लेन किया है, वही टॉपिक हम यहाँ पर यूज करेंगे डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमने एट दी एंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे हैं तो हम जो है वो ओपनिंग के ऊपर, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो है वो डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह से हमने डिबेंचर्स का टॉपिक जो है वो समझा था। तो आप पार्ट 39 और 40 जो है वो जरूर चेक करें। बेसिक जो है वो बिल्कुल सेम है, चाहे हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर डिबेंचर्स के ऊपर हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर एट दी एंड रिडीम करा है, तो हम जो है वो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर प्रेफरेंस शेयर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है 7,50,000, इसके ऊपर जो है वो हम डिविडेंड फाइंड आउट करेंगे। तो हमने जो है वो यहाँ लिख लिया डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है 7,50,000, इसका हमें करना है 5%। 7,50,000 का जो 5% है वो आता है 37500। अब आपको क्वेश्चन में जो है वो जर्नल रिजर्व के भी बैलेंसेस गिवन है, और अगर हम
कोई जर्नल रिजर्व या किसी भी तरह का रिजर्व क्रिएट करते हैं तो हम उसे भी जो है वो अपने फर्स्ट वर्किंग नोट में ही जो है वो सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम उसकी अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख और उसके बाद 2 बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 3,75,000। आपको कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है जर्नल रिजर्व से रिलेटेड, तो अब हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने इस अकाउंट को बैलेंस करना है। बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पर बच रहा है, इसे हम डालेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर के नेम से 75,000 रुपीज। जर्नल रिजर्व का हम अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ये मैंने पार्ट 32 जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व किया है उसमें समझाया है। अगर आपको कोई क्वेरी है इस अकाउंट से रिलेटेड तो आप पार्ट 32 जो है वो चेक कर सकते हैं। पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। अब हमने नया जर्नल रिजर्व क्रिएट किया है 75,000 का, तो जब भी हम नया जर्नल रिजर्व क्रिएट करते हैं तो हम उसे लिखते हैं प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आप इसे चाहें तो आप इसे जो है वो ओरली भी कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन था क्वेश्चन में 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है 3,75,000। पहले था 3 लाख, अब हो गया है 3,75,000। इट मीन्स हमने जो है वो नया रिजर्व क्रिएट किया है क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमने नया रिजर्व क्रिएट किया है तो यहाँ आ जाएगा दोनों का ही डिफरेंस 75,000। अकाउंट से भी हमें 75,000 ही पता चला है और ओरली करने से भी 75,000 ही जो है वो हमें पता चला है। तो अब हमने सारी अमाउंट्स डाल दी हैं, अब आपको सिर्फ जो है वो इन्हें प्लस माइनस जो है वो करना है। जब हम इन्हें अब प्लस माइनस करेंगे सारी आइटम्स को तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आएगा 104,000। ये आपका अमाउंट आया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। आई होप लर्नर्स आपको अब ये वर्किंग नोट जो है वो क्लियर हो गया होगा हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको डिविडेंड से रिलेटेड समझाना है, अब मैं उससे आपको जो है वो पॉइंट क्लियर करती हूँ। आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि ये क्या पॉइंट है। आप सबने ऑलरेडी पढ़ा होगा बिजनेस में +1 में कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड हम पे करते हैं हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर, ठीक है, दोनों के ऊपर हम डिविडेंड पे करते हैं। और डिविडेंड हम दोनों के ऊपर जो है वो तभी पे करते हैं अगर हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट होता है। अगर हमें किसी भी साल में लॉस है, ठीक है, तो चाहे इक्विटी हो या चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, हम दोनों के ऊपर जो डिविडेंड होता है वो हम पे नहीं करते हैं। डिविडेंड तभी पे होगा इक्विटी और प्रेफरेंस के ऊपर जिस साल में हमें जो है वो प्रॉफिट होगा। ये बेसिक पॉइंट आप सबने ऑलरेडी जो है वो +1 में पढ़ा हुआ है कि जो डिविडेंड होता है चाहे इक्विटी हो या चाहे प्रेफरेंस हो, दोनों के ऊपर तभी पे होगा अगर हमें प्रॉफिट होगा। अगर हमें किसी भी साल में लॉस है, ठीक है, तो हम ना ही इक्विटी को किसी तरह का डिविडेंड पे करते हैं और ना ही हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जो है वो किसी भी तरह का डिविडेंड पे करते हैं। लेकिन अब अगर आप ध्यान दें, जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38, इसमें आपको जो है वो ओपनिंग ईयर में चेक कीजिए, आपको लॉस गिवन है 3,50,000 का। आपको 3,50,000 का जो है वो लॉस गिवन है आपके क्वेश्चन में। इसका मतलब है कि हमें पिछले साल जो था वो लॉस रहा है 3,50,000 का। इट मीन्स हम लास्ट ईयर में जो है वो कोई भी डिविडेंड जो है वो पे नहीं कर सकते हमारे
इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। ठीक है, हमें जो ओपनिंग ईयर है उसमें हमें लॉस है 3,50,000 का। इट मीन्स पिछले साल हम कोई भी जो है वो डिविडेंड हम पे नहीं कर सकते, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो। बट जब हमने अभी जो फर्स्ट वर्किंग नोट सॉल्व किया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का, हमने उसमें जो है वो डिविडेंड एडजस्ट किया है। हमने जो है वो डिविडेंड को लिखा है अपने आंसर में। ठीक है, तो अब उसका क्या रीजन है? वैसे तो जो लॉजिक बनता है वो तो यही है कि अगर हमें पिछले साल लॉस है, ठीक है, तो हम किसी भी तरह का डिविडेंड अपने क्वेश्चन में नहीं लिख सकते, क्योंकि हम एलिजिबल नहीं है कि हम कोई भी डिविडेंड जो है वो पे कर सके, क्योंकि हमें जो है वो बिगिनिंग में लॉस चल रहा है। अगर तो हमें बिगिनिंग में प्रॉफिट दिया हो फिर तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, फिर तो हम जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमने उसी तरह से ही करना है। बट अगर हमें ओपनिंग में लॉस है तो हम किसी भी तरह का डिविडेंड अपने क्वेश्चन में नहीं लिख सकते, बिकॉज वी आर नॉट एलिजिबल टू पे डिविडेंड टू आर इक्विटी शेयर होल्डर्स और टू आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो अब इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने क्यों अपने क्वेश्चन में जो है वो डिविडेंड को लिखा है, हमने क्यों उसे एडजस्ट किया है हमारे फर्स्ट वर्किंग नोट में, जब हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को जो है वो कैलकुलेट किया है। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वहां पर आपको लिखा गया है कि डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स हमने पे करना है 8% के ऊपर। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में पेड वर्ड मेंशन है डिविडेंड के साथ। आप इस पेड वर्ड को जो है वो अंडरलाइन कर लीजिए। पेड का मतलब है कि हमने इस साल, इट मीन्स जो हमारा करंट ईयर है, ठीक है, हमने इस साल जो है वो डिविडेंड पे कर देना है। ठीक है, हम डिविडेंड तभी पे कर सकते हैं अगर हमने उसे लास्ट ईयर में जो है वो प्रपोज किया होगा। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने डिविडेंड इस साल पे करना है। इट मीन्स हम ऑलरेडी जो है वो डिविडेंड को प्रपोज कर चुके हैं हमारे ओपनिंग ईयर में। ठीक है, हम ओपनिंग ईयर में जो है वो डिविडेंड प्रपोज कर चुके हैं, तभी हम उसे क्लोजिंग ईयर में जो है वो पे कर सकते हैं। यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। अगर हम पिछले साल ऑलरेडी डिविडेंड प्रपोज कर चुके हैं तो हमें इस साल आकर जो है वो डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा, चाहे हमें प्रॉफिट हो या हमें लॉस हो, क्योंकि हम डिविडेंड प्रपोज कर चुके हैं। हम ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुके हैं कि हमें डिविडेंड पे करना पड़ेगा इक्विटी के ऊपर, तो हमें चाहे प्रॉफिट हो या हमें लॉस हो, अगर डिविडेंड प्रपोज हो चुका है तो हम उसे जो है वो क्वेश्चन में एडजस्ट जरूर करेंगे, हम उसे पे भी जो है वो जरूर करेंगे। यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसमें डिविडेंड का। अगर आपको क्वेश्चन में ये डिविडेंड वाला जो पॉइंट है वो मिसिंग होता, कि क्वेश्चन में आपको लिखा होता कि हमने डिविडेंड पे करना है इक्विटी के ऊपर, अगर ये वाली लाइन आपको मिसिंग होती तो हमने क्वेश्चन में डिविडेंड को एडजस्ट नहीं करना था, डिविडेंड हमने कहीं भी नहीं लिखना था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं भी, क्योंकि एक तो ओपनिंग में लॉस है, ठीक है, और हमें क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि हमने डिविडेंड प्रपोज किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी हिंट गिवन नहीं है कि प्रपोज किया है डिविडेंड, तो हम डिविडेंड कभी भी पे नहीं करेंगे। डिविडेंड सिर्फ तभी पे होगा इन दी इवेंट ऑफ लॉस, अगर हम उसे जो है वो प्रपोज कर चुके हैं। अगर हम डिविडेंड प्रपोज कर चुके हैं तभी हम डिविडेंड पे करते हैं इन द ईयर ऑफ लॉस। तो आप हमेशा ध्यान रखें, अगर तो आपको सबसे पहले चेक करें कि आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट है या लॉस। अगर तो प्रॉफिट है फिर तो कोई भी बात नहीं है घबराने की, हम जिस तरह से सॉल्व करते आए हैं हम उस तरह से ही सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट है, इट मीन्स हमारे पास बैलेंस था कि हम डिविडेंड जो है वो पे कर सके, तो हमने डिविडेंड प्रपोज कर दिया होगा और हम उसे इस साल आकर जो है वो पे कर देंगे। बट अगर आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में लॉस है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में लॉस है तो सबसे पहले आपको जो है वो चेक करना है
अगर आपको क्वेश्चन में लॉस है तो आपको चेक करना है कि हमने डिविडेंड प्रपोज किया है या नहीं किया है। अगर डिविडेंड प्रपोज किया है तो हम सिर्फ जो है वो डिविडेंड पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रपोज किया है तभी हम डिविडेंड पे कर सकते हैं। बट अगर इन द इवेंट ऑफ लॉस हमने डिविडेंड को प्रपोज नहीं किया है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि हमने डिविडेंड प्रपोज किया है, तो आपको जो है वो डिविडेंड पे नहीं करना है, ठीक है। डिविडेंड पे नहीं होगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। आपको डिविडेंड कहीं भी नहीं लिखना है अपने क्वेश्चन में। डिविडेंड को अगर हम लिखते हैं हमारे क्वेश्चन में तो हम उसे दो ही जगह पर लिख सकते हैं। एक हम इसे लिखते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, हम इसे प्लस करते हैं जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते हैं, प्लस हम इसे माइनस करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से। अब ये तो हमने बात कर ली इक्विटी शेयर कैपिटल की, कि आपको इक्विटी के बारे में बताया गया था कि हमने ओपनिंग के ऊपर जो है वो डिविडेंड पे करना है। तो हमें पता लग गया कि डिविडेंड जो है इक्विटी का वो हम ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हैं। जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो एक तरह से हिडन इंफॉर्मेशन होती है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको खुद ही जो है वो ढूंढना होता है कि हमने डिविडेंड प्रपोज किया है या फिर नहीं किया है। ये तो बात हो गई हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर जो हमने डिविडेंड देना था, उसके बारे में हमें बताया गया था कि हमने इक्विटी को डिविडेंड पे करना है। बट क्वेश्चन में हमें प्रेफरेंस शेयर के बारे में नहीं बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स का हमने डिविडेंड प्रपोज किया है या नहीं किया है। उसके बारे में तो सिर्फ यही बताया गया था कि हमने एट द एंड उन्हें रिडीम कर दिया है। उसका तो इंटरेस्ट हमने खुद ही कैलकुलेट कर दिया। उसका भी एक लॉजिक है कि हमने उसके ऊपर जो है वो डिविडेंड को एडजस्ट क्यों किया है। आप सबको पता ही होगा कि जब भी हम डिविडेंड पे करते हैं तो डिविडेंड सबसे पहले पे होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड पे होता है इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर, ठीक है। यही सीक्वेंस होता है। सभी कंपनीज या सभी बिजनेसेस जो हैं वो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। डिविडेंड जब भी हमने पे करना है तो पहले वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे होगा, उसके बाद वो इक्विटी शेयर कैपिटल को पे होगा। अब क्वेश्चन में हमें बता दिया गया कि हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को डिविडेंड पे कर दिया है, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को डिविडेंड दे दिया है, हमने पे कर देना है। तो इट मीन्स हम प्रेफरेंस को पहले दे चुके होंगे, उसके बाद जो है वो इक्विटी की टर्न आएगी डिविडेंड के लिए, तभी इन्हें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है उनको प्रेफरेंस होती है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड या इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। चाहे कैपिटल की बात हो या डिविडेंड पे करने की बात हो, सबसे पहले जो पेमेंट है वो प्रेफरेंस को होगी, उसके बाद जो है वो इक्विटी की बारी आएगी। सो अगर इक्विटी को डिविडेंड दे चुके हैं तो इट मीन्स प्रेफरेंस को भी हम डिविडेंड पे कर चुके हैं, ठीक है। तो हम इसलिए हमने खुद ही जो है वो एडजस्ट किया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी जो डिविडेंड होता है वो हमें पहले प्रपोज करना पड़ता है। अब क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमने कितना पे किया होगा, तो मीन्स कि हमने उतना ही जो है वो प्रपोज भी किया होगा। तो हमने इसका भी जो डिविडेंड है वो फाइंड आउट कर लिया। टोटल इस चैप्टर में 3 क्वेश्चंस हैं आपके पास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, एक्सरसाइज का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 57। ये तीनों ही क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको ओपनिंग ईयर में जो है वो लॉस दिया गया है, ठीक है। और इन तीनों ही क्वेश्चंस में जो है वो डिविडेंड का पॉइंट भी जो है वो आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 38 हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 57 की वीडियो भी मैं जो है वो जल्दी ही चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से इसे चेक जरूर करें कि इसमें हमने डिविडेंड को किस तरह से एडजस्ट किया है। तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपको एक तो ओपनिंग ईयर में लॉस गिवन है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने डिविडेंड पे कर दिया है,
ठीक है। और साथ में आपको ब्रैकेट में लिखा गया है प्रपोज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इट मीन्स कि हमने जितना पे करना है हम वो ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हैं। चाहे हमें लॉस है, अगर डिविडेंड प्रपोज हो चुका है तो अब हमें जो है वो डिविडेंड को अपने क्वेश्चन में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आपको सबसे पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि अगर आपको लॉस है तो आपको डिविडेंड का ट्रीटमेंट जो है वो क्या करना है आपके क्वेश्चन में। अगर तो डिविडेंड हम प्रपोज कर चुके हैं देन इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी और फॉर एवरी बिजनेस टू पे देयर डिविडेंड आइदर ऑन इक्विटी और ऑन प्रेफरेंस। आपको जो है वो दोनों कैपिटल्स के ऊपर, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, दोनों के ऊपर जो है वो आपको डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा अगर डिविडेंड प्रपोज हो चुका है, चाहे आपको लॉस हो या आपको प्रॉफिट हो। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी। बट अगर हमने डिविडेंड प्रपोज नहीं किया है तो हम डिविडेंड को अपने क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 57 है इसमें आएगा पॉइंट कि हमने डिविडेंड को प्रपोज नहीं किया है तो हम इसे अपने क्वेश्चन में नहीं एडजस्ट करेंगे। तो आप पार्ट 57 जरूर देखें। मैं जल्दी ही इसकी जो वीडियो है वो अपलोड कर दूंगी चैनल के ऊपर। तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं पार्ट 57 डालूं तो आपको जो है वो इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप लर्नर्स आपको अब डिविडेंड से रिलेटेड पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि हम डिविडेंड को किस तरह से एडजस्ट करते हैं इन द इवेंट ऑफ लॉस। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्किंग नोट की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है डिबेंचर्स के ऊपर और बैंक लोन के ऊपर। सो जो इंटरेस्ट है वो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ इन डिटेल। पार्ट 39 और पार्ट 40 में मैंने 8 केसेस टोटल जो है वो आपको एक्सप्लेन किए हैं किन किन तरीकों से हम जो है वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप पार्ट 39 और 40 भी जो है वो जरूर चेक करें थॉरो अंडरस्टैंडिंग के लिए। इनके भी जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको बताया गया है कि हमने जो है वो एडिशनल डिबेंचर्स इशू करे हैं ऑन 1 अक्टूबर। हमने एडिशनल डिबेंचर्स जो हैं वो इशू करे हैं 1 अक्टूबर को। इट मीन्स कि हमने साल के बीच में जो है वो डिबेंचर्स को जो है वो इशू किया है। जब भी हम साल के बीच में नए डिबेंचर्स इशू करते हैं तो हम यूज करते हैं यहाँ पर केस नंबर 7 जो मैंने आपको पार्ट 40 में समझाया है कि अगर हमने साल के बीच में जो है वो डिबेंचर्स इशू करे हैं तो हम उसे जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। पार्ट 40 में समझाया है केस नंबर 7 में। चलिए इसे फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको ऊपर डिबेंचर्स दिए गए हैं। ओपनिंग में थे 375 और क्लोजिंग में है 650। हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो बढ़ गए हैं। कितने नए डिबेंचर्स हमने इशू करे हैं वो होगा इन दोनों का डिफरेंस। हमने जो है वो 2,75,000 के जो है वो नए डिबेंचर्स इशू करे हैं, जो है इन दोनों का डिफरेंस। 375,000 माइनस 6,50,000 इक्वल टू 2,75,000। हमने 2,75,000 के जो है वो नए डिबेंचर्स इशू करे हैं। चलिए अब हम इनका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको टोटल 2 तरह से बताया था कि हम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं केस नंबर 7 में, पार्ट 40 में। मैं आपको दोनों से ही समझा दूंगी, आपको जो इजी लगता है आप उसे जो है वो फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे डिबेंचर्स ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को देखिए आपको डिबेंचर्स क्वेश्चन में गिवन है 3,75,000 के, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने नए डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं। डिबेंचर्स इशूड ऑन 1 अक्टूबर, वो हमने अभी फाइंड आउट किया 2,75,000 है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 3,75,000 का और जो आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस है 275,000। और फिर हमारे पास जो है वो 31 मार्च को
जो है वो डिबेंचर्स की वैल्यू जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 6,50,000 की। अब आपको इसके ऊपर जो है वो अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास 1 अप्रैल को डिबेंचर्स थे, हम इन्हें टोटल मैक्सिमम कितने मंथ्स के लिए यूज कर सकते हैं, अप टू 31 मार्च। आपको 31 मार्च तक जो है वो मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। हम इन डिबेंचर्स को जो है वो टोटल 12 मंथ्स के लिए, ठीक है, टोटल 12 मंथ्स के लिए जो है वो हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो इट मीन्स हम इनके ऊपर पूरे 12 महीनों का जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन 1 अप्रैल, वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 3,75,000। प्रीफिक्स आपको गिवन है 8% का, और हमने पूरे 12 मंथ्स का जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये आ जाएगा आपका 30,000। उसके बाद हमने नए डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं 1 अक्टूबर को। इट मीन्स कि अब हमने जो नए डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं, अब हमें इनके ऊपर भी जो है वो और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जो नए डिबेंचर्स हमने इशू करे हैं, इनका जो इंटरेस्ट है वो हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इशूड ऑन 1 अक्टूबर। जो हमने 1 अक्टूबर को डिबेंचर्स इशू करे हैं, इनके ऊपर जो है वो कितना इंटरेस्ट आएगा। हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं 2,75,000 के, इनके ऊपर भी सेम रेट लगेगा 8% का। अब हमने यहाँ पर मंथ्स कैलकुलेट करने हैं कि हमें यहाँ पर कितने मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आपको अब चेक करना पड़ेगा कि जो हमने 1 अक्टूबर को डिबेंचर्स इशू करे हैं, हम इन्हें कितने मंथ्स के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं, अप टू 31 मार्च। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो है वो 6 मंथ्स बनते हैं। इट मीन्स हम जो हमारे ये 2,75,000 के नए डिबेंचर्स इशू करे हैं, हम इन्हें 6 मंथ्स के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इट मीन्स हम यहाँ पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने इन डिबेंचर्स को सिर्फ 6 महीनों के लिए ही यूज करना है। तो इनके ऊपर 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा आपका 11,000। आप इसको प्लस कर दें, ये बन जाएगा आपका 41,000। ये हमारे पास टोटल 41,000 आया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो हमने कैलकुलेट किया है 41,000। ये फॉर्मूला है, मेथड है। सबसे पहले आप ओपनिंग के ऊपर पूरे साल का कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमने नए डिबेंचर्स इशू करे हैं, ठीक है, उसके ऊपर जितने मंथ्स का बनता है इंटरेस्ट, आप उसे कैलकुलेट करके जो है वो दोनों को प्लस कर दीजिए। तो आपका जो टोटल है वो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट जो है, इन्हें आपको 2 जगह पर लिखना होता है। सबसे पहले तो हम इसे लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, हम इन्हें ऐड करते हैं जब हम हमारी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा ट्रीटमेंट होता है इनका, हम इन्हें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से जो है वो माइनस करते हैं। अब ये तो मैंने आपको एक तरीके से बता दिया, अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ कि हम किस तरह से और जो है वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर जो है वो आपका सेम आएगा 41,000, चाहे आप इस मेथड से यूज कर लें, कैलकुलेट कर लें, या जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ उससे फाइंड आउट कर लें। देखिए, सबसे पहले हमारे पास हैं डिबेंचर्स ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को हमारे पास डिबेंचर्स हैं टोटल 3,75,000 के। उसके बाद हमने डिबेंचर्स नए इशू कर दिए, डिबेंचर्स इशूड ऑन 1 अक्टूबर हमने इशू कर दिए हैं 2,75,000 के, ठीक है। अब हमारे पास बिगिनिंग में ऑलरेडी थे 3,75,000, हमने यहाँ प्लस कर दिया डिबेंचर्स इन बिगिनिंग। इट मीन्स हमारे पास टोटल जो है वो 650 के डिबेंचर्स बन गए हैं 1
अक्टूबर को। ठीक है, ओपनिंग में अप्रैल में थे 3,75,000, अक्टूबर में हमने 2,75,000 के नए इशू कर दिए डिबेंचर्स। तो इट मीन्स टोटल अब हमारे पास 650 डिबेंचर्स हैं 1 अक्टूबर को। ठीक है, और फिर उसके बाद 31 मार्च को है हमारे पास टोटल 6,50,000 के डिबेंचर्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो है वो अब अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसे आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो हमारे पास 1 अप्रैल को थे डिबेंचर्स 3,75,000 के, हमने इन्हें कितनी देर के लिए यूज किया? सिर्फ 1 अक्टूबर तक। इट मीन्स हमने इन्हें जो है वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही यूज किया है, क्योंकि अक्टूबर को हमारे पास जो है वो 650 के टोटल डिबेंचर्स बन गए थे। ठीक है, तो इट मीन्स जो ये 3,75,000 है, हमने इन्हें सिर्फ 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर ही जो है वो यूज किया है 6 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स का। तो आप यहाँ पर लिख ले देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इक्वल टू 3,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% इंटू 6/12। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 15,000। 15,000 का हमने टोटल इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करा है इन 3,75,000 डिबेंचर्स के ऊपर। अब हमने 1 अक्टूबर को नई इशू कर दिए और 1 अक्टूबर को हमारे पास हैं टोटल 6,50,000 के डिबेंचर्स। अब हम इन्हें अप टू 31 मार्च कितने मंथ्स के लिए यूज किया है? हमने इन्हें यूज किया है सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, अक्टूबर टू मार्च जो है वो 6 मंथ्स बनते हैं। तो इट मीन्स अब हम जो यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इक्वल टू 6,50,000 का 8% 6 मंथ्स के लिए, ये आ जाएगा आपके पास 26,000। पहले था 15,000 ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, फिर 26,000 हो गया और इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 41,000। ये हमारा टोटल आया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 41,000। जो मैंने आपको लास्ट मेथड से समझाया उसमें भी 41 था और इसमें भी 41 है, तो दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा। आपको जो इजी लगता है आप उसे जो है वो यूज करके अपना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट सेम रहेगा, इसे ही हमें प्लस करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और इसे ही हमने माइनस करना है 41,000 को हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से। ये लर्नर्स हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है लोन का भी एक पॉइंट गिवन है, बैंक लोन। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। अब हमें उसका भी जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसका भी जो है वो हमें प्रीफिक्स गिवन है। सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंडर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंडर आपको जो है वो बैंक लोन दिया गया है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, बैंक लोन को जो है वो करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि वो हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंडर गिवन है। बट मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 3 में समझाया है कि जो बैंक लोन है आपको उसे चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, आपको उसे जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो इंक्लूड करना है। सो डिटेल एक्सप्लेनेशन आप पार्ट 3 से जो है वो एक बार चेक जरूर कर लें, बैंक लोन को हमने किस तरह से ट्रीट करना है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इसको कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसा हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का समझा है पार्ट 39 और 40 में। बस नाम चेंज हो जाएगा, डिबेंचर्स की जगह अब आपको बैंक लोन के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। केसेस जो हैं वो सारे बिल्कुल ही सेम रहेंगे। चलिए अब आपको देखिए यहाँ पर लिखा गया है बैंक लोन वॉज रीपेड ऑन सेम डेट। हमने 1 अक्टूबर को बैंक लोन रीपे कर दिया। रीपे कर दिया मीन्स हमने बैंक लोन को रिडीम कर दिया ऑन 1 अक्टूबर। इट मीन्स कि हमने मिडल ऑफ द ईयर, साल के बीच में जो है वो रिडीम करा है। तो हम यहाँ पर जो है वो केस नंबर 8
जो मैंने आपको पार्ट 40 में समझाया है, हम उसे जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे और हमारा इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 40 नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, केस नंबर 8। इसे भी हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके बता दूंगी, आपको जो इजी लगे आप उसे यूज़ करके जो है वो अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं बैंक लोन के ऊपर। सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है बैंक लोन ऑन 1 अप्रैल। हमने 1 अप्रैल को हमारे पास कितना बैंक लोन है, वो है 1,25,000 का। उसके बाद आपको क्वेश्चन में हमने जो है वो बैंक लोन रीपे कर दिया है। अब कितनी अमाउंट रीपे करी है वो आपको पता चलेगा बैलेंसेस से, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 125 और 1,25,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। बैलेंस जो है वो हमारा कम हो रहा है, ठीक है। बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज हुआ है 25,000 से। इट मीन्स हमने 25,000 का जो लोन है वो रीपे कर दिया है, दोनों का डिफरेंस। अब देखिए, हमने रीपे कर दिया है, बैंक लोन रीपेड ऑन 1 अक्टूबर 25,000 का। उसके बाद हमारे पास बचा बैंक लोन ऑन 31 मार्च 1 लाख का। अब आप देखिए कि अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारे पास बैंक लोन है 1 अप्रैल को 1,25,000 का। इस 1,25,000 को हम मैक्सिमम कितनी देर के लिए यूज कर सकते हैं, 12 मंथ्स के लिए। 12 मंथ्स के लिए हम इसे जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर इंटरेस्ट होगा, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इक्वल टू 1,25,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 8%, प्रीफिक्स दिया गया है क्वेश्चन में, इनटू 12/12। हम पूरे 12 महीने जो है वो इन्हें यूज कर सकते हैं। इनका इंटरेस्ट आएगा 10,000 का। उसके बाद हमने जो है वो लोन रीपे कर दिया 1 अक्टूबर को, ठीक है। अब जो हम लोन ऑलरेडी रीपे कर चुके हैं, हमें उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट अब पे नहीं करना है। जैसे कि सपोज कर लीजिए मेरे पास 100 रुपीज का लोन था, 100 में पहले मैंने इंटरेस्ट देना था 100 के ऊपर, 100 में से 50 रुपीज का लोन मैं वापस कर चुकी हूँ बैंक को। तो इट मीन्स अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा है, 50 रुपीज का। अब मैं सिर्फ इस 50 के ऊपर ही जो है वो इंटरेस्ट पे करूंगी। जो 50 ऑलरेडी पे हो चुका है, हम इसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। तो इट मीन्स हमें इस 50,000 का इंटरेस्ट अब पे नहीं करना है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमने कितने महीनों का इंटरेस्ट यहाँ पर पे नहीं करना है। हमने रीपे कर दिया लोन 1 अक्टूबर को, ठीक है। हमने मंथ्स कैलकुलेट करने होते हैं 31 मार्च तक। इट मीन्स हमने 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च का जो इंटरेस्ट है, अब हमने उसे पे नहीं करना है, क्योंकि हम लोन ऑलरेडी 1 अक्टूबर को पे कर चुके थे। हमें सिर्फ 1 अक्टूबर तक का ही लोन जो है वो इंटरेस्ट पे करना है, उसके बाद का अब हमें पे नहीं करना है। तो इट मीन्स 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया टोटल इंटरेस्ट 1,25,000 टोटल था हमारे पास बिगनिंग में। इसके ऊपर हमने पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 10,000। इस 10,000 में से जो इस 25,000 का इंटरेस्ट है वो हमें माइनस करना है, क्योंकि इस 10,000 में इस 25,000 का इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूडेड है, क्योंकि इस बैलेंस में ये वाली अमाउंट जो है वो जुड़ी हुई है। तो इट मीन्स इसका इंटरेस्ट इसमें लगा हुआ है, तो हमें अब इसका इंटरेस्ट पे नहीं करना है, तो हमें जो है वो इसका इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, हमने कैलकुलेट करना है 25,000 के ऊपर 8%
रेट ऑफ इंटरेस्ट है मल्टीप्लाइड बाय 6/12। 6 महीने का इंटरेस्ट जो है वो हमने यहाँ पर पे नहीं करना है, तो ये आ जाएगा 1000। आपको 1000 जो है वो यहाँ से माइनस करना है और माइनस करके आपके पास आ जाएगा 9000। 9000 जो है वो आपका टोटल इंटरेस्ट बना है लोन के ऊपर जो हमने पे करना है। इसका भी जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सेम है जैसा हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का करते हैं। ठीक है, ये 9000 प्लस हो जाएगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और हम इसे माइनस करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से। कोई भी आपके पास डेट है उनका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका है या फिर जो इनका ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सेम है जैसा हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का सॉल्व करते हैं। सो आई होप लर्नर्स आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने ये इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया है। सबसे पहले आप फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए ओपनिंग के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद जितनी अमाउंट का इंटरेस्ट अब हमें पे नहीं करना है वो आपको जो है वो यहाँ से माइनस करना है। मंथ्स आप कैलकुलेट कर लें अप टू 31 मार्च कितने बनती हैं। चलिए एक और तरीका है इसे शो करने का, मैं आपको वो भी जो है वो समझा देती हूँ। हमारे पास जो था वो सबसे पहले बैंक लोन है ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को हमारे पास बैंक लोन था 1,25,000 का। ठीक है, उसके बाद हमने बैंक लोन जो है वो रीपे कर दिया 1 अक्टूबर को 25,000 का। ठीक है, तो इट मीन्स अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा, बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर इक्वल टू 125 टोटल था, उसमें से 25,000 हमने पे कर दिया। इट मीन्स 1 लाख का हमारे पास बैलेंस बचा 1 अक्टूबर को। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 31 मार्च को बैलेंस बचा है 1 लाख का। हमारे पास 31 मार्च को जो है वो बैलेंस बचा है 1 लाख का। अब आपको इसके ऊपर जो है वो अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास जो 1 अप्रैल को है 1,25,000, इसे हम मैक्सिमम कितने मंथ्स के लिए हम यूज कर सकते थे, इसे हम यूज कर सकते थे बस 6 मंथ्स के लिए। इन्हें हमने सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही यूज किया है क्योंकि 1 अक्टूबर को हमारे पास बैलेंस हो गया था 1 लाख। 125 में से अब सिर्फ 1 लाख ही बचा है 1 अक्टूबर को। इट मीन्स 1,25,000 को मैक्सिमम हम 1 अक्टूबर तक ही जो है वो यूज कर सकते थे। तो आपको इसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन इक्वल टू 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% इंटू 6/12। 6 मंथ्स का ही हम इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें जो है अब यहाँ पर सिर्फ 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो आएगा 5,000। ठीक है, उसके बाद जो हमने लोन रीपे कर दिया है 25,000 का, उसके बाद हमारे पास बैलेंस बचा 1 लाख। अब हम इस 1 लाख को और कितनी देर जो है वो यूज कर सकते हैं अप टू 31 मार्च, सिर्फ 6 मंथ्स। इसे जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स जो है वो मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। तो अब हमें जो है वो इस 1 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 6 मंथ्स का। इट मीन्स हम जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम 6 मंथ्स का ही जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अप टू 31 मार्च। 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। इट मीन्स यहाँ आ जाएगा 1 लाख का 8% प्रीफिक्स आपको बताया गया है। 6/12 आपको जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 4,000 1 लाख का। इन दोनों को आप टोटल कर दें तो ये आ जाएगा 9,000, और ये 9,000 जो है वो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आया है लोन का। ऊपर वाले तरीके से जो हमने किया उसमें भी 9 था और इसमें भी जो है वो आपका 9,000 ही आया है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सेम आएगा, बस करने का तरीका जो है वो अलग है। आपको ध्यान रखना है अगर आप पूरे साल का पहले कैलकुलेट कर रहे हैं 12 मंथ्स का तो रिडेम्पशन का आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको दोनों को प्लस करना पड़ेगा। पहले 6 महीने का अलग, बाकी 6 महीने का
अलग, क्योंकि हमने माइनस जो है वो यहाँ से 25,000 कर दिया है, तो ये 1 लाख बैलेंस का इंटरेस्ट आपको यहाँ पर प्लस करना है। सो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको किस तरह से जो है वो बैंक लोन या डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है जब हम उन्हें साल के बीच में या तो इशू करते हैं या रिडीम करते हैं। आप एक बार पार्ट 39 और 40 जरूर चेक करें। मैंने टोटल 8 केसेस समझाए हैं किस तरह से आप लोन या डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए लर्नर्स, अब हमने सभी वर्किंग नोट्स अपने प्रिपेयर कर लिए हैं। अब हम जो है वो फाइनल फेयर नोट्स जो है वो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने टोटल 2 एक्टिविटीज को यहाँ पर सॉल्व करना है। सो सबसे पहले है ए एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। ठीक है, इसे हमने सॉल्व किया है वर्किंग नोट नंबर 1 में। आप वहां से अमाउंट चेक करके लिख ले 104,00,00। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिखने के बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी आपको पता चलेगा आपके ये सारे वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट्स में देखिए हमने कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों ही नॉन ऑपरेटिंग है, तो हम इन्हें जो है वो यहाँ पर ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि हमने इन्हें वर्किंग नोट नंबर 4 और वर्किंग नोट नंबर 5 से जो है वो कैलकुलेट किया है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की अमाउंट हमने कैलकुलेट करी 41,000 और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन की हमने कैलकुलेट करी 9,000। उसके बाद आपको क्वेश्चन में कोई भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स गिवन नहीं है, यही 2 आइटम्स आएंगी। तो आपको अब जो है वो यहाँ इन दोनों का टोटल करके लिखना है। यहाँ आउटर कॉलम में ये आएगा 50,000। ठीक है, अब इस 50,000 को आपको ऐड करना है नेट प्रॉफिट में। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 109,00,00। ये आपका आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद जो हुआ है हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल की। इसमें हम प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अब आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में जो है वो पर्टिकुलर्स में गिवन है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स जो है वो हमारी एक तरह की करंट लाइबिलिटी होते हैं, और ओपनिंग बैलेंस है ट्रेड पेबल्स का 250 और क्लोजिंग बैलेंस है 5 लाख। इट मीन्स जो ट्रेड पेबल्स हैं वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं 2,50,000 से। तो जब भी हमारी कोई भी करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम उसे ऐड करते हैं, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, अमाउंट आ जाएगी 2,50,000। उसके बाद आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स। लास्ट पॉइंट में ट्रेड रिसीवेबल्स की पहले अमाउंट थी 11,50,000, अब हो गई है 13 लाख। क्लोजिंग में गिवन है 13 लाख। इट मीन्स ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो हमारे इंक्रीज हो गए हैं। ट्रेड रिसीवेबल हमारे करंट एसेट हैं, तो आपको लिखना है यहाँ पर इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स एंड स्टॉक। डिफरेंस है दोनों का 1,50,000। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि मैंने इन्हें वर्किंग कैपिटल को किस तरह से सॉल्व करा है, तो आप पार्ट 7 जो है वो जरूर चेक करें। मैंने इन डिटेल जो है ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, और मैंने बताया है कि हम यहाँ पर किन आइटम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आप एक बार उसे भी जो है वो जरूर चेक करें। यही 2 आइटम्स हैं। अब आपको इन्हें जो है वो प्लस माइनस करके लिखना है यहाँ बाहर आउटर कॉलम में। 2,50,000 माइनस 1,50,000, ये आ जाएगा आपका 1 लाख। इस 1 लाख को आपको प्लस करना है इस 109,00,00 में, और आपका जो है वो आंसर ये इसके बिल्कुल सामने आना था, यहाँ पर आएगा, फिर बाहर ये अमाउंट आएगी, और ये प्लस करके जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 119,00,00।
119,00,00 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ से हम माइनस करते हैं माइनस टैक्स पेड। माइनस टैक्स पेड जो है वो हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट नंबर 2 में से 62500। इसे हम माइनस कर देंगे यहाँ से और उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1127500 कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आपको क्वेश्चन में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स गिवन नहीं है तो हमने यहाँ पर लिख दिया नील। इट मीन्स 1127500 आपका फाइनल आंसर है और ये आंसर है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमने सॉल्व कर लिया है। सिर्फ इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है वर्किंग नोट्स को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। बाकी का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है जैसा हम अभी तक क्वेश्चंस में सॉल्व करते आए हैं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट पार्ट बी, जिसमें हमने कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को। सबसे पहले देखिए हमने पहले जो कुछ कैलकुलेट किया हुआ है हम पहले उन सभी को जो है वो यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे हमने डिविडेंड को एडजस्ट किया सबसे पहले वर्किंग नोट में, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल वो हम यहाँ पर लिख देंगे। हमने जो डिविडेंड है वो कैलकुलेट किया इक्विटी के ऊपर, वो है 90,000 का। पे कर रहे हैं तो इट मीन्स नेगेटिव में आएगा। उसके बाद हमने लिखा क्वेश्चन में डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो हमने कैलकुलेट किया 37500। ये भी पे कर रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पर नेगेटिव में। उसके बाद जो है वो हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, हमने कितना जो है वो डिबेंचर्स के ऊपर पे करना है, वो आया हमारा 41,000। ये भी हमने पे करना है, इसे हमने लिख दिया नेगेटिव में। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, बैंक लोन का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 9,000। ये भी यहाँ से जो है वो माइनस हो जाएगा, आपको लिखना है नेगेटिव में। अब चलिए जो हमारी बाकी की आइटम्स रह गई हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डालने वाली, अब हम उसे भी एक बारी क्लियर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर अकाउंट्स बनाए हैं, आप चाहें तो अकाउंट्स भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। बट आप हमेशा ध्यान रखें अगर आपको जिस पॉइंट की आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडजस्टमेंट गिवन है आप उसका वर्किंग नोट जो है वो जरूर प्रिपेयर करें ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक सॉल्व हो। कई बार बच्चे ओरली कर लेते हैं और एडजस्टमेंट भी क्वेश्चन में गिवन होती है तो वो ठीक से जो है वो प्लस माइनस ओरली नहीं कर पाते हैं, तो जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो स्पेशली जो एडजस्टमेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है आप उनका वर्किंग नोट जो है वो जरूर बनाएं। मैं आपको ओरली भी बता दूंगी इस क्वेश्चन में अमाउंट्स कैसे आएंगी और अकाउंट्स के साथ भी, ताकि जो बच्चे अकाउंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके माइंड में जो है वो कोई भी डाउट ना रहे। सबसे पहले हम 6th वर्किंग नोट में प्रिपेयर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट। शेयर कैपिटल के बैलेंसेस जो हैं वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैंने लिख लिया है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। अब आपको क्वेश्चन में हमने नया रेस कुछ किया है या कुछ रिडीम करा है उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट थी तो वो भी डिविडेंड की थी, डिविडेंड को हम अकाउंट में कहीं भी एडजस्ट नहीं करते हैं। तो इट मीन्स अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपने इस अकाउंट को बैलेंस करना है। यहाँ पर जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पर बच रहा है 2,50,000 का। अब हमें किस अमाउंट से इसे डालना है, हमें इसे डालना है बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर और नीचे आप ब्रैकेट में लिख दें रेजिंग ऑफ शेयर्स। अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी इन डिटेल समझा चुकी हूँ पार्ट 45 और पार्ट 46 में। तो आप वहां से जो है वो इन अकाउंट्स को चेक जरूर कर लें कि हम डिफरेंस जो है वो किस में डालते हैं और क्यों डालते हैं। मैंने विद जर्नल एंट्रीज जो है वो ये सारा पॉइंट समझाया है। अब जो हमने ये डाला बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर रेजिंग ऑफ शेयर्स, हम इसे ऐड करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में,
क्योंकि जब हम शेयर्स रेज करते हैं तो हमारे पास जो है वो इनफ्लो होता है, तो हम इसे प्लस कर देंगे। उसके बाद चलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के वर्किंग नोट में। प्रेफरेंस शेयर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लिया है। क्वेश्चन में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि हमने जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमने उन्हें रिडीम कर दिया है। तो जब भी हम रिडीम करते हैं तो हम लिखते हैं उसे टू बैंक, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। अमाउंट नहीं आपको बताई है कि हमने कितने जो है वो रिडीम करे हैं, तो हम जितना डिफरेंस बचेगा 2,50,000 का वो हमने सारा डाल देना है रिडेम्पशन में, और हमारा ये अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। और जो ये टू बैंक रिडेम्पशन है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि रिडेम्पशन करने से हमें पेमेंट करनी पड़ती है और पेमेंट करने से आउटफ्लो होगा हमारे बिजनेस में से। उसके बाद है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओपनिंग बैलेंस निल है, क्लोजिंग बैलेंस है 25। यहाँ डिफरेंस बच रहा है बाय वाली साइड, तो हम लिख देंगे बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए रेजिंग ऑफ शेयर या सिक्योरिटीज प्रीमियम 25,000, और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। ये जो 25,000 है हमें इसे प्लस करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से, क्योंकि प्रीमियम पर हमने शेयर्स रेज करे हैं तो हमने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो रिसीव की होगी। उसके बाद है 8% डिबेंचर्स, बैलेंसेस मैंने लिख लिए हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन में लिखा गया था कि हमने नए डिबेंचर्स जो है वो रेज करे हैं एडजस्टमेंट में, ठीक है, तो रेज करे हैं तो इट मीन्स डिफरेंस आएगा बाय बैंक में, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आएगा 2,75,000 का। ये आप डाल दीजिए बैलेंसिंग फिगर और साथ में लिख दीजिए रेजिंग ऑफ डिबेंचर्स। हमारा ये अकाउंट भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बचता है हमारा लास्ट अकाउंट जो है 8% बैंक लोन का। बैंक लोन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आपको बताया गया है कि हमने बैंक लोन को रीपे कर दिया है, ठीक है, बैंक लोन को हमने रीपे कर दिया है, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। ये हम डाल देंगे बैलेंसिंग फिगर जो आएगा 25,000। अमाउंट नहीं बताई थी कि कितना हमने रिडीम करा है, तो जितना डिफरेंस बचेगा वो हम सारा जो है वो रिडेम्पशन में डाल देंगे, ठीक है। और जो ये रीपेमेंट है इसे हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से माइनस करेंगे, क्योंकि रीपेमेंट करने से जो है वो आउटफ्लो होगा। उसके बाद बाय बैंक जो हमने रेजिंग ऑफ डिबेंचर्स लिखा था इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्लस कर देंगे, क्योंकि डिबेंचर्स को रेज करने से जो है वो इनफ्लो होगा हमारी बिजनेस में। चलिए अब मैं आपको एक बार जो है वो ओरली भी बता देती हूँ कि हम इसे ओरली किस तरह से सॉल्व करते। जो बच्चे ओरली करना चाहते हैं, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग में है 1125,000, क्लोजिंग में है 1375,000। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास कोई खास एडजस्टमेंट नहीं थी अकाउंट्स में करने के लिए, तभी हम ओरली जो है वो इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए क्लोजिंग में इक्विटी शेयर कैपिटल का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स हमने नई शेयर कैपिटल जो है वो अपने बिजनेस में रेज की होगी, ठीक है, हमने नई रेज करी है शेयर कैपिटल, तो हम डाल देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल। डिफरेंस आएगा इन दोनों का 2,50,000 हम लिख देंगे रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल पॉजिटिव में, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7,50,000 का था ओपनिंग में, अब हो गया है 5 लाख का। इट मीन्स हमारी जो प्रेफरेंस कैपिटल है वो डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज कब होगी? जब हम कुछ कैपिटल जो है वो लोगों को उनकी वापस कर देंगे। और यहाँ पर भी डिफरेंस है 2,50,000 का। इट मीन्स हमने जो है वो रिडीम कर दिया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, तो हम इसे लिखेंगे नेगेटिव में, रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। जर्नल रिजर्व हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, सरप्लस कर चुके हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पहले बैलेंस नहीं था अब है, बैलेंस इंक्रीज हो गया है। इट मीन्स जो है वो हमने नए शेयर्स प्रीमियम के ऊपर जो है वो इशू किए होंगे, तो प्रीमियम में इशू करने से जो है वो फ्लो होगा हमारे बिजनेस में, तो हम इसे लिखेंगे पॉजिटिव अमाउंट के साथ रेजिंग ऑफ शेयर प्रीमियम। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को भी एडजस्ट कर चुके हैं,
उसके बाद है 8% डिबेंचर्स। पहले थे 3,75,000 के, अब हो गए हैं 6,50,000 के। डिबेंचर्स जो है वो हमारे इंक्रीज हो गए हैं, इंक्रीज हुए हैं। इट मीन्स हमने नए डिबेंचर्स रेज कर लिए हैं, नए डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं। ठीक है, डिफरेंस होगा इन दोनों का 2,75,000। तो हम इसे लिख देंगे रेजिंग ऑफ डिबेंचर्स 2,75,000 पॉजिटिव में। उसके बाद है बैंक लोन। बैंक लोन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, पहले थी 1,25,000, अब हो गई है 1 लाख। इट मीन्स जो बैंक लोन है इसकी अमाउंट डिक्रीज हो गई है। ठीक है, डिक्रीज होने का मतलब है कि हमने लोन जो है वो रीपे कर दिया है। रीपे हमने किया है 25,000 का, जो दोनों का डिफरेंस है। तो हम इसे लिख देंगे नेगेटिव अमाउंट के साथ रीपेमेंट ऑफ लोन। चलिए, अब मैंने आपको ओरली भी समझा दिया है और अकाउंट से भी समझा दिया है कि हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो है वो कितनी अमाउंट्स फिल करनी। अब देख सकते हैं मैंने सभी आइटम्स को जो है वो यहाँ पर नोट कर लिया है, जो भी मैंने वर्किंग नोट से जो है वो कैलकुलेट करा है। इक्विटी शेयर्स रेज किए हैं 2,50,000 के, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे हैं 2,50,000 के, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रेज किया 25,000 का, डिबेंचर्स रेज किए 2,75,000 के, और बैंक लोन की रीपेमेंट कर दी 25,000 की। और अब हम इन सभी को प्लस माइनस करके, जो हमने अभी पीछे डिविडेंड के पॉइंट्स भी लिखे हैं और इंटरेस्ट के, और इन सबको प्लस माइनस करके जो है वो आपको अपना फाइनल आंसर निकालना है, जो आएगा 97500। पॉजिटिव में आया है तो हम इसे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और हमारा जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, डिविडेंड का पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए, प्लस जो हम इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट है या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझिए, हमने इसे जो है वो किस तरह से सॉल्व किया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में डिविडेंड से रिलेटेड या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी क्वेरी को दूर कर पाऊँ। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे हम डिविडेंड को चेक करते हैं कि अगर हमें लॉस है तो हम डिविडेंड पे नहीं कर सकते, तो क्या जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं हमारे डेट के ऊपर, चाहे लोन है या चाहे डिबेंचर्स है, क्या हमें इसे भी चेक करना पड़ता है कि हम इसे सिर्फ इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट ही पे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरेस्ट जो होता है जो हम अपने डेट के ऊपर पे करते हैं, चाहे डिबेंचर्स हैं या चाहे लोन है, चाहे शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, डेट जो होता है, डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी होता है सभी कंसर्न्स के लिए, चाहे वो बिजनेस है, कोई स्मॉल स्केल बिजनेस है, चाहे कोई कंपनी है लार्ज स्केल के ऊपर, इंटरेस्ट जो है वो उन्हें अपने डेट के ऊपर पे करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट है या चाहे हमें लॉस है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, चेक करना है कि अगर आपको ओपनिंग ईयर में लॉस है तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करना है कि डिविडेंड प्रपोज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर डिविडेंड प्रपोज हुआ है तभी जो है वो हम उसे अपने क्वेश्चन में लिखेंगे, अदरवाइज हम उसे अपने क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। सो ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम 57 क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसमें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।